जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम मेरा ख्याल है नेहरू रिपोर्ट तक किया था। 14 पॉइंट्स करना था मेरा ख्याल है। ठीक हो गया। नाइनटीन 19 की रिफॉर्म्स आई और उसमें मेंशन था कि 10 इयर्स में नेक्स्ट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी। इस मद में 1927 में साइमन कमीशन अनाउंस किया गया, जिन्होंने यूनिटी के एजेंडा को सामने रखते हुए दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल 1927 में दी। कांग्रेस रिफ्यूज्ड, कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया। February 1928, Simon Commission arrived in India. No support from Indians. ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने सपोर्ट की, ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की। प्रोटेस्ट हुए। चैलेंज ऑफ लॉर्ड ब्रेकनहेड हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और उस चैलेंज का रिस्पांस नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना was very skeptic regarding Nehru report, hence he came up with 14 points. He suggested to add his 14 points
इन नेहरू रिपोर्ट। यहां तक हमने बात की थी। Comparison between Nehru report and 14 points. Make sure that there are few similarities and dissimilarities between Nehru report and 14 points. As far as similar points are concerned, so both are constitutional in nature. दोनों डेवलपमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल है, दोनों एड्रेस कर रही हैं फ्यूचर रिफॉर्म्स इन इंडिया कैसी होनी चाहिए। दूसरी बड़ी सिमिलैरिटी है सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। तीसरी सिमिलैरिटी रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान। ये कुछ 3 पॉइंट्स हमें सिमिलैरिटी के मिलते हैं। As far as this similarity is concerned, नेहरू रिपोर्ट, चलो दूसरी तरह लिख लेते। पहला जो डिसिमिलैरिटी है दैट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेहरू रिपोर्ट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में चाहता था, वहदानी एक सेंट्रल स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। ठीक है जी। 14 पॉइंट्स में जिना फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वफाकी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म में all powers at the disposal of central government होती हैं। वफाक की यानी सेंटर की जो गवर्नमेंट होगी उसके पास सारी इख्तियारात। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसमें फेडरल गवर्नमेंट उसके पास लिमिटेड पावर्स होती हैं एंड ऑल पावर्स आर वेस्टेड इन प्रोविंसेस। सूबों के पास ज्यादा ताकतें होती है, ज्यादा इख्तियारात कह लें जो उनके पास होती है। सो जिन्ना का ये व्यू था कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो कांग्रेस सेंटर को डोमिनेट करेगी, वो तो जाहिर है फैक्ट है, मेजॉरिटी पार्टी कांग्रेस है, तो फिर कांग्रेस डिटरमिन करेगी कि सूबे को क्या इख्तियारात देने, जिसमें जिन्ना समझता है कि मुस्लिम प्रोविंसेस को शायद राइट्स ज्यादा ना मिले। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट हो भी सपोज, तो नीचे प्रोविंसेस में जहां जहां जिस जिस प्रोविंस में
मुस्लिम गवर्नमेंट होगी, कम से कम उसमें फिर इन्वॉल्वमेंट सेंटर की नहीं होगी। जिस तरह आज पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा हालात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर मामले में सूबों में मुदाखलत नहीं कर सकती। सही है जी। सो ये बड़ा जरूरी समझने की बात कि यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कांग्रेस का जो एजेंडा है उसको उसको शो करती कि हम इंडिया को डोमिनेट करें और बाकी तमाम हमारे मुताबिक चले। इसी तरह दूसरा पॉइंट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। नाउ नेहरू रिपोर्ट कहती है कि यस, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बट relative। relative क्या? That central government will decide level of autonomy given to a province according to the role played by that province in India। कि बिल्कुल खुद मुख्तारी देंगे, सूबाइयों में खुद मुख्तारी होनी चाहिए, बिल्कुल देंगे, बट रिलेटिव। जो सूबा जितना अच्छा रोल प्ले कर रहा होगा उसको उतने ज्यादा इख्तियारात मिलेंगे, जो कम रोल प्ले कर रहा होगा उसको कम इख्तियारात मिलेंगे। इस पे भी जिन्ना का व्यू ये था कि ये हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस उन्हीं को बेनिफिट मिलेंगे जी, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ज्यादा हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस को ये मोर पावर देंगे, और जहां मुस्लिम मेजॉरिटी होगी उन प्रोविंसेस को ये कहेंगे नहीं, आपका रोल अभी भी ठीक नहीं है। वहां का इसका बहाना बना के मुस्लिम प्रोविंसेस को कांग्रेस शायद ज्यादा इख्तियारात ना दे। सो जिन्ना का व्यू फिर ये था 14 पॉइंट्स में, एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी, एक जैसी, मुकम्मल, सबके लिए एक जैसी। कोई सूबा छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है,
सही है जी। फिर इसके बाद मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, नेहरू रिपोर्ट 25% मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कहती है, 14 पॉइंट्स 33%। नेहरू रिपोर्ट 14% कहती है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की 25% आबादी है, तो 25% सीटें ले लें सेंट्रल असेंबली में। जिन्ना का ख्याल है नहीं, 25% से हम लॉ मेकिंग में इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर सकते। मिनिमम 33% से हम लॉ मेकिंग में एक कलीदी रोल प्ले कर सकते हैं। बिकॉज अगर किसी भी तरह की जाहिर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की तो कोई विश सेंटर में मुस्लिम्स की या जिना की है ही नहीं। हम हुकूमत के भूखे तो नहीं थे, हम तो हकूक के भूखे थे। तो अगर 33% सीट्स हमारी हों, तो मतलब अगर कोई भी अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो रिमेनिंग 67% इकट्ठे होंगे तो तभी अमेंडमेंट होगी। दैट विल बी डिफिकल्ट। तो हमारे साथ सबको साथ चलना पड़ेगा हमें लेके। सो 33%। लेकिन ये पॉइंट शिमला डेपुटेशन से ऑनवर्ड्स मुस्लिम पॉलिटिक्स में मौजूद है कि हमारी आबादी से ज्यादा सीटें हमें मिले। सही है जी, समझ आती है। सो जिना के 14 पॉइंट्स में एज सच को ये नहीं है कि पिछली आपकी तमाम 3 डेकेड्स की जो पॉलिटिकल मूवमेंट है उससे हटके जिन्होंने को नई बातें कर दी। एक कॉन्टिन्यूटी है। फिर इसके बाद अगली बात, अगला एक बड़ा डिफरेंस वो रिलेटेड टू है इलेक्टरेट्स। इंतखाबात कैसे होंगे? नेहरू रिपोर्ट कहती है जॉइंट इलेक्टरेट्स। इंडिया में जॉइंट इलेक्टरेट्स होंगे। जॉइंट इलेक्टरेट मतलब किसी भी मजहब के नाम पर, किसी भी कौम के नाम पर वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। ऑल आर इंडियंस। ओपन इलेक्शन, कोई सेपरेट इलेक्टरेट्स नहीं, ना मुस्लिम्स के, ना सिखों के, किसी के भी नहीं। जॉइंट इलेक्टरेट्स। जिना कहता है सेपरेट इलेक्टरेट्स, यानी मुस्लिम्स के भी सेपरेट इलेक्टरेट्स रहेंगे, सिखों के भी सेपरेट इलेक्टरेट्स रहेंगे, और बाकी भी अगर कोई कम्युनिटी चाहती है तो सेपरेट इलेक्टरेट जरूरी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। क्वेश्चन मार्क ऐसे लग जाता है क्योंकि 1927 में दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में जिन्ना ने खुद सेक्रीफाइस किया हुआ, जिन्ना सेक्रीफाइस सेपरेट इलेक्टरेट्स, अगर याद हो तो। जिन्ना ने कहा था कि अगर पंजाब और बंगाल में हमारी सीटें आबादी के लिहाज से हो जाए, अगर सिंध सूबा बन जाए, अगर NWFP बलोचिस्तान इनमें रिफॉर्म्स आ जाए, और अगर हमें 33% सीट्स सेंटर में मिल जाए,
अगर हमें ये मिल जाए तो इन रिस्पॉन्स सेपरेट इलेक्टोरेट्स हम छोड़ देंगे। सही। सो हम देखते हैं कि इनमें से ये 2 पॉइंट्स तो मान लिए गए ना, ये एक्सेप्टेड हो गए इन नेहरू रिपोर्ट। तो ठीक है, आपने 4 बातें की, उन्होंने 2 मान ली, ये 33 नहीं माननी, 25 दे दी। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो 4 में से 2 मान ली बातें, इस तरह ही पॉलिटिक्स चलती है। अब ये तो नहीं सारी बातें ही आपकी मान लेनी। और सारी बातों से याद आया, पंजाब असेंबली का सेशन हुआ या सुप्रीम कोर्ट ने अपील मंजूर कर ली है? मैं तो उठा ही अभी एग्जैक्ट टाइम पे ही हूँ। सो गया था दरअसल, सुबह से मंडी में फिर रहा था। आज कुर्बानी के 2 जानवर लेके आया हूँ, तो बहुत थका हुआ था, सो गया था आके। अच्छा जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी मार का हक्को बातल अब जुलाई के एंड में चला गया। चलो, जिसकी भी हुकूमत आए, मैं तो पंजाब हुकूमत का एक आम सा सरकारी मुलाजम हूँ। मेरी तो दुआ है जितनी उन्हें तनख्वाहें बढ़ाई हैं, बस वो 1 अगस्त को तनख्वाह मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमारी तरफ से जिस मर्जी की हुकूमत बन जाए। सरकारी मुलाजम की जिंदगी, नहीं नहीं नहीं, पैसा नहीं चाहिए, तनख्वाह चाहिए। देखें, याद रखिएगा, आप लोगों ने भी सरकारी मुलाजम बनना है, अल्लाह करे सारे बन जाए। आप जितनी मर्जी सेकंड शिफ्ट का जो मर्जी काम कर लें, या आप जितनी मर्जी करप्शन कर लें, यकीन माने, जो उस मैसेज को देखने की खुशी है ना, कि रुपीज इतने हैज बिन ट्रांसफर्ड इन योर अकाउंट, ठीक है, फुल स्टॉप। हाँ हाँ हाँ, वो जो सैलरी का मैसेज है ना जी, तनख्वाह का, उसका, चाहे जितनी मर्जी आप सेकंड शिफ्ट के काम कर लें, जितनी मर्जी करप्शन कर लें, ये कर लें या ये कर लें, जो मर्जी कर लें, जो तनख्वाह के मैसेज का स्वाद है ना, जो मजा उसका, और फिर 10% बढ़ जाए, 15% बढ़ जाए, तो बढ़ती वो, मेरी तनख्वाह वो यानी 5-6 हजार रुपये ही है, अगर बढ़े तो। लेकिन उस 5-6 हजार के बढ़ने की जो खुशी होती है ना, वो किसी भी ये सीएसएस के सेशन पढ़ा के लो जितने बच्चे आ गए इतना हो गया, कि इसमें कोई खुशी नहीं होती जो यहाँ खुशी होती है। यकीन माने, आप लोगों ने भी अफसर बनना है, अल्लाह करे आप भी करप्शन करें। सेकंड शिफ्ट क्या करेंगे आप? सीएसपी लग के किसी अस्पताल में क्या करेंगे आप? किसी मेडिकल स्टोर पे क्या काम करेंगे सेकंड शिफ्ट में? पढ़ाने का तो टाइम ही नहीं मिलता। पढ़ाते भी हैं जो सीएसपी, तो आउटडेटेड चीजें पढ़ा रहे होते हैं, तो वो करप्शन ही करेंगे फिर आप। तो अल्लाह आप करप्शन से बचाए, लेकिन याद रखिएगा, हराम करप्शन ये नासूर है। करप्शन हमेशा हलाल करें, ये जायज है।
ये इसका इदराक आपको जब सीएसपी आप बन जाएंगे तब आपको इसका अंदाजा होगा कि हलाल करप्शन कौन सी होती है। जब आप में से कोई एसी लग जाएंगे, कोई एएसपी लग जाएंगे, कोई एसी इनलैंड यानी टैक्स वाले लग जाएंगे या कस्टम वाले लग जाएंगे, तो इससे मिलते जुलते और तो इनमें हलाल करप्शन के बहुत मौके मिलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। हलाल करप्शन की बहुत सी जहतें हैं। ये कभी इत्तेफाक हुआ तो आपको फिर डिटेल बताएंगे। जो शख्स हराम करप्शन करता है इसकी कोई इज्जत नहीं है। जो शख्स करप्शन करता ही नहीं इसकी भी कोई इज्जत नहीं। इसको तो लोग डरपोक अफसर कहते हैं। तो डरपोक है, बुजदिल है। सबसे ज्यादा इज्जत दुआएं भी मिलती हैं, इज्जत भी मिलती है। लोग दुआएं झोलियां भर भर के करते हैं उनको जो हलाल करप्शन करते हैं। तोशा खाना हलाल करप्शन है जी। बड़ी एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं, बता तो दिया एग्जाम्पल कि तोशा खाना जो है वो हलाल करप्शन है। आप एक एसी हैं, जमीन से रिलेटेड आपके पास कोई मामला आया, आपके फैसले से तय होना है कि जमीन इसकी है या इसकी है। जमीन कानूनी तौर पर इसकी है, इसकी तरफ से आपको पैसे की ऑफर भी आ रही है, बी की तरफ से प्रेशर भी आ रहा है, लेकिन जमीन आप इसी के नाम लिखेंगे जी कि इसी की है। और इसको आप पैगाम भेजेंगे कि हाँ भाई तेरे हक में फैसला लिख रहा हूँ, 10 करोड़ की जमीन है तेरी, 50 लाख देगा? तो ये कह देगा माई बाप 25 दे दूंगा। तो आप कह दो अच्छा चलो ठीक है यार 35 भेज देना, तो ये आपको 35 भेज दे। इसी की जमीन है, इसी के नाम हक सच की आपने बात लिख दी। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ये हलाल करप्शन, ये हराम नहीं। तो बस हलाल करप्शन करनी है, हराम नहीं करनी। हलाल करप्शन जितनी मर्जी करें, इसमें दुआएं भी मिलेंगी। ये ए आदमी, इसकी बेगम, इसकी माँ, इसके बच्चे रहती दुनिया तक आपको दुआएं देंगे कि हमारी 10 करोड़ की जमीन थी। एक एसी साहब आए थे, बड़े बहादुर अफसर थे, बी ने बड़े प्रेशर डाले उनपे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जनाब मेरिट पे फैसला करूंगा। तो उसने जनाब मेरिट पे फैसला किया, हमारी जमीन हमें दिलवा दी। क्योंकि साहब चाहते तो इससे 1 करोड़ भी ले सकते थे और उसके नाम जमीन लगा देते, लेकिन साहब ने ऐसा नहीं किया। ये किसी को बताएगा भी नहीं सारी उम्र कि मैंने साहब को 35 लाख दिया था। ये कमबख्त मारा 1 करोड़ दे के पूरी दुनिया को बताएगा कि वो फलाना ऐसी साहब थे ना जी, अल्लाह बचाए हो, जमीलुर रहमान, वो जब हमारे इलाके में थे 1 करोड़ पे दिया था मैंने। बदनाम भी करेगा। ये 35 लाख वाला, इसकी माँ, इसका बच्चा, इसके बहन भाई सब दुआएं भी करेंगे और कब्र तक किसी को नहीं बताएंगे कि हमने 35 लाख दिया था। यही बताएंगे कि इसी साहब ने हक सच का फैसला किया था।
तो हलाल करप्शन करें। हर बड़ा आदमी हलाल करप्शन करता है, मैं भी करता हूँ। हलाल करप्शन में इज्जत है। जो करप्शन करते ही नहीं, उनकी कोई इज्जत नहीं, कोई निजाम में उनके लिए कुछ भी नहीं। जो हराम करप्शन करते हैं, ये नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह, और हलाल करप्शन खान साहब करते हैं। ये ऐसे ही जरा पासिंग रेफरेंस में आपको बताना था कि सीएसएस करके मुल्क को कौम की खिदमत नहीं करनी। याद रहे, मुल्क को कौम की खिदमत आप अभी भी जो भी डिग्री आपके पास है उसमें रहते हुए भी कर सकते हो। कुछ ना करें, झाड़ू पकड़ के अपनी गली साफ करनी शुरू कर दें। मुल्क को कौम की खिदमत है ये भी। तो जिनको अगर जहनों में ये है कि मैं मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहता हूँ सीएसएस करके, तो वो अपने दिमाग सीधे दुरुस्त कर लें। सही है। ये याद रखिएगा, अल्लाह आप सबको एसी बनाए, एएसपी बनाए, सूबे का बनाए, सेंटर का बनाए, जो आपके नसीब में रिजक है, लेकिन अल्लाह करे आप सारे एसी एएसपी बन जाएं। तो इस वक्त एक एसी पंजाब में, बाकी सूबों की बात नहीं कर रहा, पंजाब में एक एसी की तनख्वाह इस वक्त 1,50,000 के करीब होती है। अलाउंस वगैरह ये वो सब कुछ मिला के फील्ड में जब वो उतरता है ना, तो 1,50,000 सारे इस तनख्वाह में अगर वो एसी साहब शादीशुदा है तो अपने बच्चे को इकरा मॉडल स्कूल में तो पढ़ाने से रे, एसी साहब हैं बिकन हाउस में पढ़ाना, एलजीएस में पढ़ाना, एचिसन में पढ़ाना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना, तो 40 से 50,000 तो बच्चा ही खा जाएगा इस 1.5 लाख में से। तो कहां से पूरा करना है एसी साहब? समझ आ रही है? तो पैसे तो पकड़ने पड़ते हैं ना जी, मजबूरी होती है। हलाल करप्शन ही कि आपके घर का किचन इस तनख्वाह से चल रहा हो, आपके घर का किचन, जूती, कपड़ा, ये आपका इस 1.5 लाख में आ रहा हो जी। यानी आप कुरान का हाथ में रख के कसम उठा सकें कि मैं अपने बच्चों को हराम का एक नवाला ना खिलाता हूं, न हराम के पैसे का उनको मैंने कभी जूती कपड़ा पहनाया जी। बिल्कुल आप कुरान उठा सकते हैं, क्योंकि आप उसको 1.5 लाख में अपने किचन का सामान भी ला रहे होंगे, उसको जूती कपड़ा भी ला रहे होंगे। इसके अलावा जो बाकी कलाम है अलल्ले तलल्ले बाकी, वो आप करप्शन के पैसे से कर लें। हलाल करप्शन नहीं पकड़ी जाती। देखिए ना कितना स्कैंडल बन रहा है, तोशा खाना में इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया। किसी की हिम्मत है तो केस कर दे ना, नैब में केस कर दे, कोई रेफरेंस मूव कर दे, कोई एफआईआर कटा दे। हलाल करप्शन पर कोई माइका लाल आप पर कोई केस नहीं बना सकता, ये जेहन में रखिए।
केस बनता ही हमेशा हराम करप्शन पे। हलाल करप्शन बहैसियत एक असिस्टेंट कमिश्नर, एक एएसपी या एसी इनकम टैक्स या एसी कस्टम्स, ये आपका हक है। ये दिमागों में डालने बात। किसी गरीब की बददुआ नहीं लेनी, लेकिन किसी अमीर को छोड़ना नहीं। ये हलाल करप्शन। बच्चों को अपनी तनख्वाह में से अपने घर में जो कुछ भी पक रहा है, घर के अंदर जो पक रहा है, उनको जो जूती कपड़ा ला के देना, वो इस तनख्वाह में से होना चाहिए। उसकी तालीम पर जो खर्च कर रहे हैं वो हलाल करप्शन से कर दें। बेगम को जो जेवर बना के दे रहे हैं, साल में एक दफा बच्चे आउटिंग पे चले गए हैं बाहर, वो हलाल करप्शन से भिजवा दें। समझ आ रही है? कल सुबह मेरी बेगम बच्चों के साथ जा रही है इस्लामाबाद, वहां से आगे एक आधा दिन 2 दिन कहीं और आगे निकल जाए, तो ये सारा हलाल करप्शन के पैसे से ही जा रहे हैं। हलाल करप्शन कभी नहीं पकड़ी जाती, आप पर कोई केस नहीं बना सकता, कभी भी नहीं। ये वैसे ही जहन में आया। नहीं, आपको लग रहा होगा कि ये फनी है, लेकिन असल इसी तरह चल रहा है। ये मैं हलाल करप्शन ही तो कर रहा हूँ, इलम जो बेच रहा हूँ मैं। इलम तो बेचने के लिए है ही नहीं। इलम बेचने वाले की तो ज़ईफ हदीस है, लेकिन इल्म का जो सौदागर है उसका ठिकाना दोजख है। ये ज़ईफ हदीस है, यानी ऑथेंटिक नहीं है, ज़ईफ हदीस है, लेकिन हदीस तो है कि इल्म का सौदागर उसका ठिकाना दोजख है। तो हम भी तो ये हलाल करप्शन कर रहे हैं। डर का बिजनेस है ना, डर खौफ का। ओ बेटा ये पेपर बड़ा यूं है तो यूं है तो यूं है तो यूं है। सारी हलाल करप्शन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ एक कॉलेज में, सरकारी जो मेरी नौकरी है। तो कभी हो गया शादो नादर क्लास ले ली, फर्स्ट ईयर के बच्चों की, कॉलेज जाए, बैठे, सिगरेट पिया, आगे वापस। नीचे जो बाकी स्टाफ में और लोग हैं और स्टूडेंट्स हैं, यानी टीचर्स हैं, लेकिन इत्तेफाक से वो स्टूडेंट भी पुराने थे हमारे, वो ही पढ़ा पढ़ू देते हैं हमारे सब्जेक्ट। हमने तो कभी नहीं पढ़ाया। हलाल करप्शन। कॉलेज तो जाते हैं ना जी, ट्रैवल करके जाते हैं, बैठते हैं कॉलेज में, टाइम देते हैं, वापस आ जाते हैं। सही है। ये तुम लोगों को जो पढ़ा रहे हैं ये क्या है, कुछ भी तो नहीं है। इस दौर में जो प्रॉपर हलाल कमा रहा ना, ये तो कोई बहुत ही बड़ा दरवेश होगा कोई। फिर हम टैक्स चोरी भी करते हैं।
हमें जितना टैक्स देना चाहिए मुझे, मैं उतना नहीं देता, तो फिर हलाल कैसे हुआ? समझ आई? बड़ा अच्छा सवाल किया एक स्टूडेंट ने अभी, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, अहमद अली साहब। तो हमारा एक स्टूडेंट था, उसकी पहली यूटी शिप जो लगी ना, तो डीसी उस वक्त मियाँ वाली का, पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट का मियाँ वाली, उसके साथ उसकी यूटी शिप लगी पहली। तो डीसी साहब ने कहता, सर हम 3 थे लड़के यूटी शिप के ना, जो उसके डीसी के साथ लगे। तो डीसी ने जनाब पहले दिन ही बुला के ना हमें, पहले दिन ही, सर कहता 25-25 हजार रुपए दिया तीनों को, बैठाया, चाय शाय पिलाई, 3 पैकेट्स में ना हमें, बेटा मेरी तरफ से ये आप अपनी जेब में रखें। तो हमने देखा, होगा जनाब सर 1000-1000 के नोट थे, 5 नोट और 25 नोट। मगर सर ये क्या, सर आप सीनियर हैं सर, ये क्या कर रहे हो? वो कहता नहीं बेटा रखो, रखो। तो कहता जी हमने फिर समझा कि कोई इम्तिहान ले रहा है, हमने रख लिए साहब। तो उन्होंने पूछा ये मैंने क्यों दिए हैं, क्या करोगे इसका? कहता सर क्या करेंगे, आपने दे दिए हमने रख लिए। कहता ना, अभी जब तुम मेरे साथ बाहर निकलोगे ना, तो मैं तो अपनी गाड़ी में हूँ, तुम तीनों एक ड्राइवर के साथ दूसरे डबल कैबिन में होगे, साथ साथ जाओगे मेरे, एक मीटिंग में, फिर बाजारों में, फिर इधर उधर। तो ड्राइवर को ना तुम तीनों ने 1-1 हजार रुपए देना है। फिर जो साथ गार्ड्स होंगे ना, ड्राइवर को साथ 2 हजार रुपए देना, जो गार्ड्स होंगे सारे 1-1 हजार सबको देना। सबको याद रहे कि ये ए एसी साहब, ये बी एसी साहब, ये सी एसी साहब, बड़े अच्छे आदमी, बहुत जबरदस्त आदमी, क्या बात है। तो इनको देना। जी ठीक हो गया सर। इतना बेटा तुम लोग मेरे साथ कमिश्नर के ऑफिस जाओगे, कमिश्नर का स्टाफ होगा बाहर, मैं तुम्हारा तारुफ कराऊंगा, अंदर हम जाएंगे, कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग करेंगे, चाय शाय होगी, बाहर निकलेंगे। तो तुमने उनके स्टाफ का जो सबसे बड़ा सुपरिटेंडेंट होगा ना, 17वीं ग्रेड का, 16वें ग्रेड का जो सुपरिटेंडेंट होगा, कि जी आप हैं इन सबके इंचार्ज, हाँ जी। तो सबके सामने बेटा तुमने ना 10 हजार रुपए उनको, हर एक ने 10-10 हजार रुपए देना, ये हमारी तरफ से सारों को, यार ये मिठाई है, सबके लिए मिठाई मंगवा के आपने बांट दी, चाहे पैसे दे दें चाहे मिठाई मंगा के सबको दे दें। पूरा स्टाफ के वाह जी वाह, वाह जी वाह, ए बी सी ए सी साहब आए थे, क्या बात है, क्या बात है, वो वाह जी वाह, वाह जी। इस तरह बेटा ये तुमने 25 हजार बांटना है। 2-3 दिन जो तुम मेरे साथ रहोगे ना, तो ये तुमने बांटना है, ड्राइवरों में, गार्ड्स में, पुलिस वालों में, कमिश्नर के अमले में, मेरे अमले में। बेटा अभी तुम लोग यहाँ से बाहर निकलोगे ना, तो तुमने 10-10 हजार रुपए ना मेरे अमले को भी देना है। मेरे नीचे जो पूछ लेना कि कौन है, मैं बता देता हूँ फलाना आदमी, तो उसको सारों के सामने, भाई सारा स्टाफ ले आओ इधर, हाँ ये भाई हमारी तरफ से 10-10 हजार रुपया मिठाई है तुम सबके लिए। बेटा 23 हजार पूरा हो गया। तो इसी तरह बेटा 25 पूरा हो जाएगा 1-2 दिन में। तो पूछो ऐसा क्यों करना? तो जी क्यों करना? बेटा ये एक जो डिस्ट्रिक्ट है ना जी, इसका स्टाफ अगले 24 घंटे में पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट्स में बात फैल जाएगी कि ये 3 एसी आए हैं, बड़े दिलेर अफसर हैं, बड़े जबरदस्त अफसर हैं, अपने स्टाफ का ख्याल रखते हैं ये। बेटा तुमने पूरा पंजाब खरीद लेना 24 घंटे में। फिर तुमने जहां जाना है, सबने तुम्हारी इज्जत करनी है। फिर कोई केस आएगा, इस हिसाब से हमारा मसला हल करा दें, तो तुमने फिर इन्हीं लोगों को कहना, हाँ यार ठीक है, इनको मेरिट पे हैं तो देख लो यार इनका क्या करना, गरीब लोग हैं, इनके साथ जुल्म ना हो, तो देख लो क्या कहते हैं। तो बेटा वो बाकी खुद ही देखेंगे।
खुद ही तुम्हें आगे बता देंगे कि जी हाँ सर, मेरिट पे एक्स का केस बनता है, वाई का केस नहीं बनता। वाई सर इतने ऑफर कर रहा है, एक्स इतने ऑफर कर रहा है, बेटा एक्स के ले लो। ये खुद ही करेंगे बेटा सब कुछ। हलाल करप्शन की पहली स्टेज कि बेटा 25,000 बांटना है पहले 1-2 दिनों में सारी जगह। ठीक है। कहता सर हम उसका मुंह देख रहे थे कि ये हमें क्या बता रहा है। कहता लेकिन सर आप समझ आइए कि वो बिल्कुल ठीक बता रहा था, क्योंकि जो एसी अपने ड्राइवर को पैसे नहीं देता, अपने गार्ड्स को खाना नहीं खिलाता, उसकी कोई इज्जत ही नहीं होती। अब उसने जेब से तो नहीं खिला लेना जी, उसने इस 1.5 लाख में से तो नहीं खिलाना। हलाल करप्शन के पैसे हलाल तरीके से हलाल लोगों पर हलाली तरीके से इस्तेमाल कर। ये पल्ले बांधने ना बात। जो अफसर अपने लोअर स्टाफ को जेब से पैसे नहीं देता, उस अफसर की फिर इज्जत नहीं बनती है। तो कहां से देने? ऐसे ही देने। मुल्क कौम की खिदमत नहीं करनी, अफसरी करनी है। दिमागों में बाल डाल लो ये। दिमागों के अंदर अच्छी तरह घुसा लो ये बात, बाहर ना निकले। जितना तुम्हारा बटवा खुलेगा ना और लोगों में बांटोगे, उतना आएगा। बस वो किसी गरीब की बददुआ से ना आ रहा हो, बस। तो वैसे ही जरा पासिंग रेफरेंस में ये बातें कर दी, जिन्होंने भी सारी उम्र यही काम किया। सारी उम्र। अच्छा, ये पैसा वाइट कैसे करना? आप तो बहुत सारे तरीके हैं, मसला ही कौन। सीएसएस की मेंटोरशिप करता हूं मैं। उस सीएसएस की मेंटोरशिप से मैं महीने के इतने पैसे कमा लेता हूँ। सिंपल। कुछ सीएसपीज ने अपनी एकेडमीज बनाई या अपना इंडिविजुअल पढ़ाते हैं। अगर लेट से वो महीने का 100 बच्चा पढ़ाते हैं, तो वो शो कर देंगे कि मैं तो महीने का 700 बच्चा पढ़ाता हूँ, 700 बच्चे से जनाब इतनी फीस इज इक्वल टू इतना। ये मैं जनाब टीचिंग अदर देन मेरे जॉब में कभी कभी मेंटोरशिप कर लेता हूँ। बड़ा बेहतरीन तरीका। फिर कुछ बहुत बड़ी बड़ी एकेडमीज, बहुत बड़ी बड़ी एकेडमीज, वो 3% पे, 4% पे, 5% पे आपका सारा पैसा वाइट कर देते हैं कि ये जी हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में है, हमारे एडिटोरियल टीम का हिस्सा है, हमारे यहाँ सीएसएस की मेंटोरशिप करते हैं। इसकी मद में हम इनको महीने का 15 देते हैं, 16 लाख देते हैं, 17 लाख देते हैं, 20 लाख देते हैं। वो देते देते कोई नहीं है, वो आपका ही पैसा होता है। अगर लेट से 1 करोड़ है
तो वो बहुत बड़ी बड़ी अकेडमीज वालों ने 5% रख के बाकी 95 आपको साल में 12 महीनों पे तकसीम करके आपके जनाब वाउचर बना देंगे। अल्लाह खैर से। और बहुत से तरीके। ये तो बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। जो छोटे कैनवस पर खेलने वाले सीएसपी, इंतहाई छोटे कैनवस। बड़े कैनवस पे खेलने वाले हमने जनाब खानदानी जायदाद है, खानदानी पैसा है, हमने उस पैसे से एक्स चीज खरीदी, 2 दिन में एक्स चीज का रेट बढ़ गया, हमने सेल कर दी, सेल डीड भी बन जाती है, बेच भी दी, खरीद भी दी। अल्लाह खैर से। हमारी शादी हुई, हमारी बेगम 100 तोला सोना लेके आई साथ, 300 तोला सोना लेके आई साथ, लाई अगली 10 भी नहीं थी। बहुत से और तरीके। हमारा भाई होता है जी अब्रॉड, वहां से हमें पैसे भेजता, यानी हवाला हुंडी से। पहले वो जितना करोड़ों आपने एक साल में कमाया वो बाहर गया, बाहर से आपके भाई ने, कजन ने आपको मेन स्ट्रीम बैंकिंग चैनल से पैसा भेजा कि जी वहां पे हमने इन्वेस्टमेंट की थी, वहां से प्रॉफिट आ रहा। ये जरा बड़े कैनवस के खिलाड़ी ये खेलते। समझ आ रही है? मैं जी सीएसपी तो हूँ, साथ साथ मैं बुक राइटर भी हूँ। मेरी फलाने महीने में फलानी किताब थी, उसकी जनाब 25,000 कॉपियां सेल हुई। प्रिंटिंग प्रेस की 25,000 की सेल डीड भी बन जाती है, किताबें बिक भी जाती हैं, प्रॉफिट भी आ जाता है। मसला ही कोई नहीं। तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इतने तरीकों में जाने की जरूरत ही नहीं होती है। आपका इनकम टैक्स के ऑफिस जो है ना जी, उनके पास इतना स्टाफ ही नहीं है कि जिसने आपको देखना है। चक्कर ही कोई नहीं, इतना टाइम ही नहीं किसी के पास। एवं ज्यादा सच ना मेरे से सुनते रहो। बहरहाल काम आपने यही करने, ये ध्यान में रखें। जो मुल्क कौम की खिदमत करना चाहता है तो उसने एमए इंग्लिश किया होगा तो जाए ना किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दे, मुल्क कौम की खिदमत हो जाएगी। हैं? सिविल इंजीनियरिंग की है तो अपने इलाके की गली नाली पक्की कर दे, मुल्क कौम की खिदमत हो जाएगी। डॉक्टर है तो फ्री लोगों का इलाज शुरू कर दे, मुल्क कौम की खिदमत हो जाएगी। और क्या करना। टेलीकॉम इंजीनियर घर घर जो है वो टेलीफोन लगा दे, टेलीफोन लोगों के ठीक कर दे, खिदमत ही करनी है, जैसे मर्जी कर दो। सो बिल्कुल इजी ले जाए। जिन्हें की लाइफ अगर बड़ी ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़नी है ना, तो पहली किताब तो स्टैनले वॉलपोर्ट की है, जिन ऑफ पाकिस्तान। बड़ी किताब।
अगर तो सही मायनों में जिना को जो है वो समझना, तो स्टैनले वॉलपोर्ट की किताब। जिना की पॉलिटिक्स को अगर समझना तो जसवंत सिंह की किताब है जिना पार्टीशन इन जिना इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। जसवंत सिंह वजीर खारजा भी रहा था इंडिया का, अगर जिना की पॉलिटिक्स को सही मायनों में समझ। या आयशा जलाल की किताब, अगर जिना की पॉलिटिक्स को समझ, सोल स्पोक्समैन। अगर जिना की तारीफें करनी है, सिर्फ तारीफें, अकल मत कुछ भी ना, बस तारीफें ही तारीफें। जिना द करिज्मेटिक लीडर, सिकंदर हयात, बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे हैं सिकंदर हयात, अभी भी जिंदा है। जिना द करिज्मेटिक लीडर, सिकंदर हयात, कादम यूनिवर्सिटी में भी, फिर एफसी में भी, बहुत बड़ा नाम है सिकंदर हयात। सही है जी। बड़ी किताबें हैं जिना को पढ़ने की। सो जी, इलेक्ट्रेट्स जो हैं, जब आपकी चार में से चलो दो बातें मान ली, तो ये आपने सेक्रीफाइस कर दिया, सियासत इसी का नाम है। लेकिन जिना कहता है नहीं, मुझे दोबारा सेपरेट इलेक्ट्रेट्स चाहिए, ये तो जनाब यू टर्न नहीं हो गया कि अच्छा भला आप खुद कह रहे हो कि हम सेपरेट इलेक्ट्रेट छोड़ देंगे, फिर आपने सेपरेट इलेक्ट्रेट कहा नहीं जी नहीं हमें तो चाहिए। अब इसके लिए हमें इंडिया में इलेक्शंस होते कैसे थे इसको समझना। 1892 में सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्शन शुरू हुए। वोट कौन दे सकता है? क्या आप मैं वोट दे सकते? जी नहीं, ये थे नॉमिनेशनल इलेक्शन। नॉमिनेशनल इलेक्शन, ट्रेड यूनियंस, बार काउंसिल्स एक्सेट्रा, ऐसी यूनियंस में वो अलाउड था जी, जो इसके मेंबर है वही इलेक्शन लड़ सकते हैं, वही इलेक्शन में वोट दे सकते हैं, आम इंडियन वोट नहीं दे सकते। नॉमिनेट कर देते थे इस सूबे की फलानी काउंसिल, फलानी बार काउंसिल, फलानी ट्रेड यूनियन, फलानी लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, तो उनमें इलेक्शन होगा। ठीक है जी। तो जाहिर है ऐसी यूनियंस बार काउंसिल्स में ज्यादातर नॉन मुस्लिम मेजोरिटी में थे। मुस्लिम्स तो अगर कहीं की मेजोरिटी में ऐसी यूनियंस में थे तो पंजाब में या बंगाल में। अब इनकी बारी आएगी इनकी काउंसिल की या इनके किसी यूनियन की, तभी उसमें मुसलमान जीतने। तो बंगाल से 1895 में नवाब सलीमुल्लाह जीत गए, फिर आप हारते गए, फिर हारते गए। अब बलोचिस्तान की कोई बार काउंसिल भी होगी, उसमें कोई पंजाबी सदर तो नहीं ना होगा, बलोची होंगे या पख्तून होंगे। कराची की बार काउंसिल में कोई पंजाबी सदर तो नहीं बन सकता ना, कि पंजाबी अगर चलो बन भी जाए सदर, तो नीचे बार काउंसिल में तो ज्यादा सिंधी या माजरी होंगे। तो बार काउंसिल्स में तो, ट्रेड यूनियन में, इस तरह के फोरम्स में ये नॉमिनेशन इलेक्शन। 1909 में सीट्स इंक्रीज हुई, जी हुई। 1892 में 6 से 8, सॉरी, हाँ 6 से 8 इंडियंस थे, या इतने 10 से 16, नहीं 4 से 6 इंडियंस। 1909 में कितने हो गए थे? 27, इनमें से 6 मुस्लिम्स। तब भी नॉमिनेशनल इलेक्शन ही रहे।
उन्हीं बार काउंसिल, उन्हीं ट्रेड यूनियंस, उन्हीं में इलेक्शन होगा, उससे बाहर नहीं होगा। 1919 में सीटें प्रोविंसेस में भी दी गई जी, दी गई। सेंटर में भी सीटें बढ़ी, हाँ जी बढ़ गई जी। 103 सीट्स हो गई आउट ऑफ 145 इंडियंस की। अब क्या करें? तो अब अंग्रेजों ने एक तो वही रखा, नॉमिनेशनल इलेक्शन, वही रहेगा जी, यूनियंस बार काउंसिल ब्ला ब्ला। दूसरा लिटरेरी इलेक्टरेट्स, पढ़े लिखे लोग। तीसरा प्रॉपर्टी, जिनके पास जमीन है, अब चाहे वो जरूरी जमीन है, सही है जी, चाहे वो शहरी इलाकों में है, ये वोट दे सकते। अब ये भी सारे लोग तो नहीं दे सकते, कुछ ही दे सकते हैं। लेकिन पहले से जरा वोटिंग जो राइट्स हैं थोड़े से ज्यादा इंक्रीज हुए, बढ़े, पहले कम थे, अब थोड़े से बढ़ गए। सो जब 1927 में जिना सैक्रिफाइस कर रहा है सेपरेट इलेक्टरेट्स और ज्वाइंट इलेक्टरेट्स का कह रहा है कि जी अगर आप हमारी 4 कंडीशंस मान लें तो हम सेपरेट इलेक्टरेट छोड़ देंगे। तो बेसिकली इंडिया में यही 3 तर्ज के वोटिंग राइट्स थे बस, सही है जी। लेकिन हुआ क्या है 1928 में, ना ऑन किया करें कैमरा यकदम, वो मेरे स्क्रीन के सामने आ जाता। 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया, इसने आपके इलेक्टरेट्स को भी चेंज करने की बात की है, जो नॉर्मली हमारे यहाँ फिर नहीं पढ़ाया जाता। यानी ये जो वोटिंग राइट्स हैं, ये जो सिर्फ इतने लोगों के, नेहरू रिपोर्ट में है एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी तमाम बालिग वोट दे सकते हैं। अब अगर तमाम बालिग वोट देंगे तो जाहिर है फिर हिंदू वोट बैंक तो बढ़ जाएगा ना जी, मुस्लिम वोट बैंक वो हिंदू वोट बैंक के मुकाबले में तो कम हो जाएगा। इन तमाम में रहते हुए मुस्लिम्स को फिर भी थोड़ा सा बेनिफिट था, थोड़ा सा। तो अगर अडल्ट फ्रेंचाइज आ जाएगी तो आपने इलेक्ट्रेट का सिस्टम बदल गया ना। हम जो सैक्रिफाइस कर रहे थे वो इस इलेक्ट्रेट में कर रहे थे, इस वोटिंग राइट्स में। अब आप वोटिंग राइट ही बदल रहे हैं। तो हमने जो बात की थी सैक्रिफाइस की, वो इस इलेक्ट्रेट में की थी। ये लाना अगर आपने बिस्मिल्लाह ले आए, इसको कोई सियासतदान रिजेक्ट नहीं कर सकता कि हाँ ठीक है भाई, हर बालिग को वोट देने का हक होना चाहिए। लेकिन अगर हर बालिग को वोट देने का हक है तो फिर भाई हमें सेपरेट इलेक्ट्रेट इसमें चाहिए। अब समझ आई? ये अलग बात है कि अंग्रेज ने अडल्ट फ्रेंचाइज कभी इंडिया में शुरू नहीं कराई। हाँ, मेल अडल्ट कराई बहुत आखिर में जाके। मर्द बालिग सारे वोट दे सकते हैं, औरतें सारी बालिग वोट नहीं दे सकती थी। पढ़ी लिखी, प्रॉपर्टी रखने वाली, वो वोट दे सकती थी, हर औरत वोट नहीं दे सकती थी पूरे यूनाइटेड इंडिया में। ये तो पाकिस्तान में भी 1947 से लेके 1970 तक तमाम बालिग खवातीन वोट नहीं दे सकती थी। ये तो 1970 के इलेक्शन में हुआ था कि तमाम बालिग खवातीन, तमाम बालिग मर्द, अडल्ट फ्रेंचाइज 1970 में पाकिस्तान में आया। 1970 में पाकिस्तान में एडल्ट फ्रेंचाइज आई है, याद रखिएगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इससे पहले मेल थी सिर्फ, और सिलेक्टेड वुमेन को जो वोटिंग राइट्स पे पूरा उतरती है उनका राइट था। तो 1970 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आई। तमाम बालिग खवातीन ने पाकिस्तान में पहली दफा 1970 में वोटिंग राइट दी। इधर औरतों ने वोट डाला, इधर 71 में मुल्क टूट गया। पेपर में लिख देना।
अच्छा जी, इन पॉइंट्स के अलावा सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिन्ना ने डोमिनियन स्टेटस के पॉइंट को रिजेक्ट किया? नहीं किया। क्या जिन्ना ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 500 सीट्स के पॉइंट्स को रिजेक्ट किया? नहीं किया। क्या जिन्ना ने सेनेट की 200 सीट्स, ये सारे पॉइंट्स नेहरू रिपोर्ट में रिजेक्ट किया? नहीं किया। यानी जिन पॉइंट्स को जिन्होंने नहीं छेड़ा, इट मींस कि वो उनको एंडोर्स करता है नेहरू रिपोर्ट की, हाँ ठीक है 500 की असेंबली बनाओ, 200 की सेनेट बनाओ, डोमिनियन स्टेटस लो, कोई एतराज नहीं। लेकिन इन 500 की असेंबली में हम 25% नहीं होंगे, हम 33% होंगे। इस 200 में हम 25% नहीं होंगे, हम 33% होंगे। इन पॉइंट्स के अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहां तनाजुर का फर्क है, कॉन्टेक्स्ट का फर्क है। मसलन नेहरू रिपोर्ट कहती है कि सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर दो, बिल्कुल कहती है। लेकिन जिना 14 पॉइंट्स में फिर भी कहता है कि जनाब सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कर। जब नेहरू रिपोर्ट मान रही है तो फिर ये पॉइंट 14 पॉइंट्स में देने की जरूरत क्या है? तो तनाजुर का फर्क है, कॉन्टेक्स्ट का फर्क है। वो क्या है? नेहरू रिपोर्ट कहती है कि हम एक कमेटी बनवाएंगे, कमेटी फिर रिकमेंड करेगी, कमेटी रिकमेंड करेगी कि सिंध अपने फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसको पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, देन डिसाइड हो। 14 पॉइंट्स कहता है ना ना ना, ये काम ना करो, इमीडिएट सेपरेशन करो, कमेटी कमेटी ना खेलो हमारे साथ, इमीडिएट सेपरेशन। इंटेंशन का इशू नजर आता है ना, जिन्ना को लगता है कि ये कमेटी कमेटी बना के मामला तूल पकड़ेगा। डोमिनियन स्टेटस बेटा गूगल कर लो, पिछली दफा मैंने बता दिया हुआ था। एग्जाम्पल्स ऑफ डोमिनियन स्टेटस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सारे डोमिनियन स्टेटस हैं अंडर ब्रिटिश। फिर इसी तरह कॉन्टेक्स्ट का फर्क है। NWFP बलोचिस्तान, उस वक्त यू से लिखते थे बलोचिस्तान, तो नेहरू रिपोर्ट तो कहती है कि रिफॉर्म्स हो, जिना के 14 पॉइंट्स भी कहते हैं रिफॉर्म्स हो, तो क्या जरूरत है जिना को ये देने की? बात यह है कि नेहरू रिपोर्ट कहती है बेसिक रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलोचिस्तान। बेसिक रिफॉर्म्स, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी रिडक्शन, ये बेसिक रिफॉर्म्स होती हैं। इन रिफॉर्म्स को पहले लाया जाएगा, मतलब फिर उसके बाद पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, असेंबलियां बनेंगी, इलेक्शन होंगे। जिना का ख्याल था कि नहीं ये भी गलत इंटेंशन है इनकी, ये बेसिक रिफॉर्म्स के चक्कर में अगले सालों साल गुजार देंगे, हमें तो ये सूबों में हुकूमतें अपनी बनानी, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए, सियासी इस्लाहात चाहिए। तो जिना सवाल उठाता है कि जब बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक बन गया वेस्ट बंगाल, एक बन गया ईस्ट बंगाल 1905, जी बन गया। फिर 1911 में इसको खत्म करके बंगाल दोबारा एक हो गया, जी हो गया। लेकिन उसके बाद 1912 में इसी बंगाल, इसके कुछ ऊपरले इलाके निकाल के बिहार बना और इसके कुछ निचले इलाकों से उड़ीसा बना, ये दो सूबे बने 1912 में। बंगाल फिर छोटा हुआ, उसमें से दो सूबे बने। इन दो सूबों में तो इमीडिएटली इलेक्शन होने शुरू हो गए। तो जिन्ना का बड़ा शानदार पॉइंट है, रिफॉर्म्स इन NWFP एंड बलूचिस्तान ऑन द सेम पैटर्न एज इन अदर प्रोविंसेस। जैसे बाकी सूबों में रिफॉर्म्स के पैटर्न आए कि सूबा बना, साथ ही इलेक्शन, साथ ही असेंबलियां। गो के शुरू में बिहार और उड़ीसा की एक ही असेंबली होती थी, फिर अलग अलग होगी, लेकिन असेंबलियां तो थी।
तो हमें बेसिक रिफॉर्म्स की ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाओ, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स फॉरन ऑन द सेम पैटर्न एज इन अदर प्रोविंसेस। कॉन्टेक्स्ट तनाजुर का फर्क है, इंटेंशंस का फर्क है, और इंटेंशन तो पहले पॉइंट से हमें नजर आ जाती है कि जिन्हों को लगता है कि कांग्रेस इंडिया को डोमिनेट कर जाएगी अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना। सही है जी, समझ आ रही है जी, क्लियर है। ये कुछ बुनियादी बड़े डिफरेंसेस हैं। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड 14 पॉइंट्स कि नहीं भाई, हमने जो अब नेहरू रिपोर्ट बना ली ना, बस इसको पास करो, अंग्रेजों के सामने यही रखना। तो जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रिजेक्टेड नेहरू रिपोर्ट। तो इंडिया में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, जो कि यानी 1929 टू 1930, ये जो साल 1.5 साल है, इस पॉलिटिकल वैक्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को और ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया कि हम तो अच्छा खासा अंग्रेजों को घुटनों पे ले आए थे, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ला के काम खराब करा दिया। क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी इंडिया में आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एक सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट करती है तो उसकी फिर कानूनी हैसियत, उसकी लेजिटिमेसी चैलेंज हो जाती है। सो नहीं चल सका फिर नेहरू रिपोर्ट। ये भी वाजह हो गया फिर कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बगैर आप इंडिया का कोई सोल्यूशन नहीं बना सकते, कभी भी नहीं। सो इसकी फ्रस्ट्रेशन में फिर 1930 में गांधी जी आजादी का नारा लगा देंगे, जो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक थी उस वक्त गांधी जी की। खैर उसको फिर कल देखेंगे कि ये आजादी का नारा कैसे लगा और इसका फिर जवाब इकबाल ने कैसे दिया अलाहाबाद एड्रेस में। तो अलाहाबाद एड्रेस और फिर गांधी का ये जो इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन था, इसको कल देखेंगे। छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, क्योंकि मुल्को कौम के नामवर सितारे पढ़ते पढ़ते तो है को नहीं। तो लास्ट ईयर तक जो मैं पिछले 4-5 सालों से जो ट्रेंड जो चला रहा था, तो वो इस साल जो है वो मुझे चेंज करना पड़ रहा है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह अनसर्टेनिटी है। वैसे तो मेरे तुक्के लग जाते हैं, इस दफा भी तुक्के मेरे लग गए, लेकिन बहुत ज्यादा अनसर्टन होता जा रहा है। तो लास्ट ईयर तक यानी इस दफा ये जो 2022 की अटेम्प्ट है, इस तक मैं ये करता था कि मैं कोई 16 से 18 टॉपिक पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज के, कुछ 16 टॉपिक इस रीजन के, इंडिया पाकिस्तान कश्मीर चाइना अफगानिस्तान, और 16 टॉपिक ग्लोबल टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस, फिर यूएस चाइना ट्रेड वॉर, ब्ला ब्ला टॉपिक्स। तो मैं कोई 48 से 50 टॉपिक्स करंट अफेयर्स में अपने स्टूडेंट्स को करवाता था, इनमें से तुक्का लग जाता था। अब जो डायनामिक्स हैं वो बहुत वास्ट हो गई। तो इस दफा मैंने सोचा है कि मैं अपने करंट अफेयर के सेशन में 33 डोमेस्टिक, 33 रीजनल और 33 ग्लोबल, यानी टोटल 99 टॉपिक्स जो है करवाऊं, यानी 100 टॉपिक्स तकरीबन। तो पहले मैं लेता था सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे क्लास, 3 दिन। टॉपिक्स ही 48-50 होते थे, 3 दिन काफी होते थे। तो इतने ज्यादा टॉपिक्स के लिए मैं सिर्फ 3 दिन नहीं पढ़ा सकता। तो अब जो मेरे करंट अफेयर के सेशन होंगे वो डेली क्लास होगी, डेली 2 टॉपिक्स। अगर कोई डिटेल का टॉपिक है तो एक टॉपिक,
तो डेली क्लास में मैं करंट अफेयर, इस साल के जो मेरे करंट अफेयर के सेशन होंगे वो डेली होंगे जी, वो कोई 2-3 दिन के नहीं होंगे, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज्यादा, अब कहीं पे कुछ भी पूछ सकता। और ये टाइम रात का 11 या 11:30 का टाइम होगा, रात का घंटा 1.5 घंटे की डेली क्लास जो है वो हुआ करेगी। और ये जो मेरा सेशन है पहला, वो 1 अगस्त से होगा जी। 9 to 10 वीक्स का सेशन होगा। 9 वीक्स का मतलब है कि तकरीबन 63 क्लासेस। छुट्टियां वगैरह भी बीच में आ जाए तो चलो 55 से कुछ 60 के दरमियान की क्लासेस में ये 99 टॉपिक्स वो हो जाएंगे, या 50 तक भी हो जाएंगे क्लासेस, तो कम से कम भी तो वो 99 टॉपिक्स हो जाएंगे। और क्योंकि इस दफा 1 अक्टूबर से आ रहा है स्क्रीनिंग, तो उससे पहले पहले मैं ये समझता हूँ कि मैं एक सेशन वो करवा लूं, तो लिहाजा अगस्त में ना कोई यूएस का सेशन होगा ना कोई यूरोपियन का होगा, क्योंकि मुझे पढ़ना होगा तो मुझे सिर्फ इसी सेशन पे फोकस करना। ये इंशाल्लाह 1 अगस्त से होगा जी। फीस मेरी वही होगी जो लास्ट मेरा सेशन गुजरा है पिछले साल का, फीस वही है। लास्ट सेशन की फीस 7900 थी, इसकी भी 7900 ही होगी। फीस ज्यादा नहीं कर रहा मैं, लेकिन टॉपिक्स मैं ज्यादा बना रहा हूँ इस दफा, ताकि मैक्सिमम जो है ना मुझे भी पढ़ने का मौका मिले, चीजें अपडेट करने का मौका मिले, और तुक्का भी फिर मेरा ज्यादा लग जाए। वैसे लग लुग ही जाता। हाँ लेट हो रहा है, लेकिन मेरे पास जो है ना वो टाइम यही अवेलेबल है, 11 से लेके 11 से 12:30 बजे तक हो जाएगा, या 11:30 से 12:30 या 1 बजे तक हो जाएगा। रात का यही टाइम अवेलेबल है मेरे पास। तसल्ली के साथ मैं पूरे दिन में 1-2 टॉपिक्स अपने तैयार करूं, उनको पढूं, चीजें देखूं, ऑर्गेनाइज करूं, और उसके बाद प्लस ये टाइम इस तरह का ना कि इस टाइम में तमाम स्टूडेंट्स जो भी क्लासें इधर उधर पढ़ रहे हैं तो वो उनके साथ कोई क्लैश नहीं बनता, ये इजी गोइंग में उनका ये चलता रहे। ओए मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। पाक फेयर का सेशन तो अभी चलता रहेगा भाई। अभी तो फ्रीडम मूवमेंट खत्म करेंगे, फिर पोस्ट पार्टीशन में जाएंगे, फिर पोस्ट पार्टीशन होगा, पोस्ट पार्टीशन के बाद फिर वो होगा, क्या कहते हैं, डोमेस्टिक टॉपिक्स कुछ करवाऊंगा मैं। तो पाक फेयर का सेशन तो चलेगा। ये लास्ट वीक होगा जी, ये जेहन में रख लें। काफी स्टूडेंट्स चले गए हैं, ये जहन में रख लें कि ये लास्ट वीक है आपका। नेक्स्ट वीक आपका ऑफ है ईद। करंट अफेयर का सेकंड सेशन अभी मैंने नहीं सोचा, जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तब मैं सोच लूँ। लो जी, कल मुलाकात होती है, कल होपफुली 6 बजे ही होगी मुलाकात। आज मैं इतना फिरा हूं ना मंडी में कि थकावट ही बहुत होगी थी। और अभी आगे मैंने जो अब 8 बजे क्लास, 8 बजे वाली भी, बल्कि मैं ना वाहिद को कह देता हूँ मैं थोड़ा सा खाना शाना खाना है, थोड़ा सा लेट शुरू करूँ। ओके जी, टेक केयर। हाँ जी, मैं क्या वो 8 बजे वाली क्लास का ना बच्चों को मैसेज कर देना कोई, यानी कि कोई तकरीबन 8:15 बजे शुरू करांगा मैं। हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं क्या 8 बजे वाली जी क्लास है ना, वो लिख दो कि वो तकरीबन कोई 8:15
8वीं ते मैं शुरू करांगा। हाँ, और लिख देना। थैंक यू। कोई नहीं, जिसकी जो क्लासें मिस होगी बेटा अगले सेशन में ले लेगा, हमारी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है। एक सेशन तो इमीडिएटली जो 7 वाला वो आपको रिपीट करने की तो मैंने प्रोविजन दी हुई है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।